अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहल्तु अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, previous lecture में हम लोगों ने जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है उसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था और उम्मीद है आप लोगों को जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा और प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल की किस स्टेज के ऊपर कौन सी स्ट्रेटजी हम लोगों ने यूटिलाइज करनी है, यूज़ करनी है या उसको लागू करना है या उसके ऊपर अमल करना है, वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। गुज़रे वाला आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बात करनी है 5 C's ऑफ मार्केटिंग के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे ये 5 C's ऑफ मार्केटिंग क्या है और साथ ही साथ ये भी सोच रहे होंगे कि कभी हमें 4 P's पढ़ाते हो तो कभी हमें 7 P's पढ़ाते हो और आप आज 5 C's शुरू करवा दिए हैं, तो क्या मतलब और मकसद है इन चीजों का। तो चलिए आइए आज शुरू करते हैं। ये जो 5 C's ऑफ मार्केटिंग है इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कुछ जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू कंपनी उनका जवाब हम लोगों ने फाइंड आउट करना, फिर कंपेटिटर्स से रिलेटेड, फिर कोलैबोरेटर्स से रिलेटेड और फिर ये देखना कि गुज़रे वाला जो क्लाइमेट है जहाँ पे हम जिस इन्वायरमेंट में हम बिजनेस करने जा रहे हैं क्या वो जो इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं। अब वो कैसे हम पता करेंगे इंशाल्लाह आज इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर कस्टमर का बिहेवियर किस तरह का है, काफी सारी चीजें मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो ये 5 C's से मुराद कंपनी, कंपटीशन या कंपेटिटर्स, फिर कोलैबोरेटर्स, क्लाइमेट एंड योर कस्टमर्स, ये जी टर्म्स हैं जो हम 5 C's से मुराद लेते हैं। तो 5 C's ऑफ जो मार्केटिंग है ये क्या है? तो 5 C's ऑफ मार्केटिंग इज ए सिचुएशनल एनालिसिस फ्रेमवर्क। सिचुएशन का एनालिसिस करना इज ए सिचुएशनल एनालिसिस फ्रेमवर्क यूज्ड बाय द बिजनेसेस टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। इसे बिजनेसेस इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेटेजिक जो डिसीजन मेकिंग है उसमें। इट हेल्प्स टू एनालाइज द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग ए कंपनीज मार्केटिंग एफर्ट्स। इससे हम लोग एनालाइज करते हैं, हम तजजिया करते हैं उन अंदरूनी और बैरूनी अवामिल का जो असर अंदाज होते हैं हमारी कंपनी की मार्केटिंग की जो एफर्ट्स हैं, जो हमारी कोशिशें हैं उन पर। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आई होगी, लेकिन मजीद डिटेल में तब समझ आएगी जब मैं इसका कंपैरिजन करके आपको 4 P's के साथ बताऊंगा। तो व्हाट आर 5 C's, ये हमने देख लिया कि 5 C's ऑफ मार्केटिंग स्टैंड्स फॉर कंपनी। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, इंटरनल स्ट्रेंथ्स को देखेंगे, ब्रांड को देखेंगे, उसकी कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज को देखेंगे कि कंपनी के लिए कौन सी पॉजिटिव चीजें और कौन से ड्रॉबैक्स हैं कंपनी। दूसरा C है कस्टमर्स, टारगेटेड ऑडियंस एंड दियर बाइंग बिहेवियर और सादा अल्फाज में उनका रवैया कैसा है। कंपेटिटर्स यानी जो आपके राइवल्स, जो आपके मुखालिफ हैं, आपके हरीफ हैं बिजनेस में इन द मार्केट। जो प्रोडक्ट आप देने जा रहे हैं वही प्रोडक्ट वो भी दे रहे होंगे। सो कोलैबोरेटर्स क्या है, बिजनेस पार्टनर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे या डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, ये सारे आपके कोलैबोरेटर्स होते हैं। क्लाइमेट के अंदर हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी एंड लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री और द रीजन को हम लोग बड़ी डिटेल में देखते हैं। तो ईच ऑफ दीज सीज प्लेज ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। ये बड़ा ही अहम किरदार अदा करते हैं जब आप एक जो कंपनी है उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को आप लोग जो है वो शेप देने जा रहे होते हैं, आप उसको कोई लाया अमल अपनाने जा रहे होते हैं, या कोई लाया अमल आप लोग प्रिपेयर करने जा रहे होते हैं।
हुजूर वाला अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि 4Ps फिर क्यों पढ़ाए थे अगर 5Cs ही पढ़ाने थे। तो जब तक हमें इन दोनों का डिफरेंस समझ नहीं आएगा हम लोग इस काबिल नहीं होंगे कि हम लोग 5Cs के बेनिफिट्स को देख सकें और 4Ps के बेनिफिट्स को देख सकें। आप लोग मेरे शुरू के लेक्चर्स में 4Ps का एक लेक्चर मौजूद है, उसको भी सुन लीजिएगा। फिर मैंने 7Ps की भी बात की थी आपके साथ। तो हुजूर वाला 4Ps ऑफ मार्केटिंग एंड 5Cs ऑफ मार्केटिंग आर टू डिफरेंट फ्रेमवर्क्स। ये दोनों मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स हैं यूज्ड इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये दोनों इस्तेमाल होते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर। अब आप सोचेंगे किस सिचुएशन में कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए, तो चलिए आइए यहां देखते हैं। मार्केटिंग मिक्स या 4Ps ऑफ मार्केटिंग जो है ना, दे फोकस ऑन कंपनीज पर्सपेक्टिव, हाउ ए बिजनेस क्रिएट्स डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर। कि एक बिजनेस जो है वो पहली बात तो ये है कि वो किस तरह बिल्ड करेगा, किसको, अपनी प्रोडक्ट को, वैल्यू को, एंड डिलीवर्स इट, और फिर उसको वो डिलीवर करेगा टू इट्स कस्टमर्स। तो यहां पे वही 4Ps मैं आपको वापस दिखा रहा हूं। जैसे इसमें सबसे पहला P प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो व्हाट यू आर सेलिंग या व्हाट आर यू सेलिंग, गुड्स एंड सर्विसेज। कंपनी की जो एस्पेक्ट्स हैं, जो फीचर्स हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं हम लोग इसके अंदर। कंपनी कितनी ताकतवर है, कहां पे कमजोर है, स्वॉट एनालिसिस भी मैंने आपको सिखाया। नंबर 2, जो चीज हम सेल करने जा रहे हैं उसकी प्राइस जो है, द कॉस्ट कस्टमर्स पे फॉर द प्रोडक्ट, के जो आपका ग्राहक है वो जो कीमत पे करेगा आपकी प्रोडक्ट के लिए वो क्या होगी। प्लेस, वेयर एंड हाउ द प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कस्टमर्स और द कंज्यूमर्स। कहां और कैसे हम लोग प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लास्ट पे आ जाती है प्रोमोशन, कि हाउ यू मार्केट एंड एडवर्टाइज द प्रोडक्ट। आप अपनी प्रोडक्ट को किस तरह मार्केट करते हो, मार्केट में लेके जाते हो, और उसकी किस तरह आप एडवर्टाइजमेंट करते हो। तो फोकस जो होता है इसका वही होता है कि बिजनेस स्ट्रेटेजी टू सेल प्रोडक्ट्स इफेक्टिवली। आपने प्रोडक्ट को किस तरह इफेक्टिवली सेल करना है। लेकिन जो 5Cs है वो फोकस करते हैं मार्केट का जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर, कि आया कि आपको इस मार्केट को इग्नोर करना चाहिए या आपको इस मार्केट को फोकस करना चाहिए। तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को जज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। 4Ps आपकी कंपनी को स्ट्रांग बनाते हैं, लेकिन जो 5Cs हैं, चाहे आपकी कंपनी जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, अगर वो किसी ऐसी मार्केट में उतर गई जो आपकी कंपनी के लिए सूटेबल नहीं है, तो हुजूर वाला आप क्या कर जाएंगे, मार खा जाएंगे, आप नाकाम हो जाएंगे, फेलियर की तरफ चले जाएंगे। So therefore the 5Cs focus on market environment. What factors influence business success? They include number 1, company. कंपनी में क्या है, जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो उसकी वीकनेसेस हैं, जो उसके गोल्स फॉर द बिजनेस हैं, वो सारे हम देखते हैं। मतलब आप स्वॉट एनालिसिस कर लें अपनी कंपनी का, इंटरनल फैक्टर्स को भी डिस्कस कर लें, उनके ऊपर भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें, और जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको भी आप देख लें। सो दूसरी चीज का कस्टमर, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स एंड देयर बिहेवियर। पहली बात उनकी जरूरियात क्या है और फिर उनका बिहेवियर क्या है। आया कि वो स्पेंडिंग बिहेवियर रखते भी हैं या नहीं रखते हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना चाहते हैं या नहीं चाहते, या उसी प्रॉब्लम में उनको सुकून आना शुरू। सो कंपेटिटर्स, एनालाइजिंग मार्केट राइवल्स। अब आपने मेरे जुमले पे आपने गौर किया होगा, पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्लियर करता हूँ, फिर मैं राइवल्स की तरफ भी जाता हूँ। मैंने कहा कंज्यूमर्स जो है, कंज्यूमर्स क्या वो अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या उनको उसी में मजा आना शुरू हो गया। मुझे इस पे एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का वाकया आपको बताता हूँ। एक दफा बादशाह वक्त को थोड़ा सा बेदार अकल का इंसान था, उसने अपने वजीरों मुशीरों से मशवरा किया, हम कुछ भी करते हैं हमारी आवाम क्वेश्चन नहीं उठाती, तो हम क्या करते हैं, हम महंगाई कर देते हैं जी। महंगाई कर दी, जब महंगाई हुई तो फिर भी कोई नहीं बोला,
करते कराते बादशाह सलामत ने ये हुक्म दिया कि मैं चाहता हूँ ये बोले। उसने जो क्या किया, उसने ना जो जूते मारने वाले हैं ना, उन्हें कहा कि जो बंदा भी इस रास्ते से गुजरे उसको एक एक जूता सही ठोक के लगाओ। अब उधरे वाला क्या हुआ, कुछ दिन बाद ना एक बंदा बोला, जी बादशाह सलामत मेरा एक आपसे मुतालबा है। जी क्या मुतालबा है जी आपका? मुतालबा ये है कि बादशाह सलामत हमें वक्त पर पहुंचना होता है अपनी ड्यूटी पे, फलिहाजा जूता मारने वाला एक होता है, प्लीज आप 2 जूता मारने वाले खड़े कर दो। आई थिंक सो आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते ही नहीं थे। उन्होंने उसको ये समझना बस कि अब हमारे साथ होना है। सो देयरफॉर जिस मुल्क में आवाम जुल्म बर्दाश्त करने की आदी हो जाए वहां पे भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनके प्रॉब्लम को तो सॉल्व करेगा, लेकिन वो उसके लिए पे नहीं करना चाहते। So therefore it is also a very critical situation for you. So competitors के ऊपर अब हम बात करते हैं कि competitor जो है analyzing market rivals, मार्केट में आपके हरीफ कौन कौन से हैं। मैं दुश्मन नहीं कहूंगा क्योंकि हमने भी रोजी रोटी कमानी है और उन्होंने भी रोजी रोटी कमानी है। वैसे हम इसका बहुत एक जैसे कहते हैं जो इंतहा पसंद एक वर्ड है वो भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, जैसे दुश्मन या आपके खिलाफ, आपका मुखालिफ। मैं कहता हूं आपके साथ काम करने वाला, आपका हरीफ जो आप जैसी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आया हुआ और वो भी उसी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहा है जिसको आप सेल कर रहे हैं, तो आपने उनको भी एनालाइज करना है कि उन्होंने मार्केट का कितना हिस्सा जो है उसको मार्क कर लिया। सो ये सारी चीजें आप करेंगे और फिर आप देखेंगे उनकी स्ट्रेटेजीज क्या है, वो किस स्ट्रेटेजी पे अमल करके क्लाइंट्स को एंटरटेन कर रहे हैं। देन जी अब आती है चौथी चीज, कोलैबोरेटर्स। कोलैबोरेटर हर वो बंदा आपका कोलैबोरेटर है जो आपके बिजनेस को चलाने में आपकी हेल्प करता है, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो या आपकी पार्टनरशिप वाला बंदा ही क्यों ना हो या आपका वो सप्लायर ही क्यों ना हो या वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर ही क्यों ना हो। ये सारे बंदे आपके क्या होते हैं, कोलैबोरेटर्स होते हैं। पांचवी चीज आती है उजरे वाला, कॉन्टेक्स्ट या क्लाइमेट। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक इकोनॉमी, लाइक लॉज, लाइक ट्रेंड्स, ये सारी की सारी चीजें जो है ये क्लाइमेट में आती हैं, इन्वायरमेंट में आती है। अब आपने ये नहीं कहना वहां की आबोहवा क्या है, वहां की हर चीज को हमने देखना है कि फॉर एग्जाम्पल अब कोई बंदा आए और पाकिस्तान के अंदर आके शराब बेचना शुरू कर दे जो कि वैसे ही कानूनन जुर्म है, तो क्या होगा, तो अपना बेटा करे की करेगा और पहली बात तो उसे करना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज, एक बंदा धोती और जो है कमीज लेके चला जाता है जी आपके जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज है उनके अंदर और जाके वो बेचना शुरू करता है, भाई उसकी डिमांड वहां पे नहीं है। सो देयरफॉर आपने देखना है लोगों के बिलीफ्स क्या हैं, कंपनी के क्या, जो आपके कंट्री है उसके क्या लॉज हैं, उसमें कौन से ट्रेंड्स हैं, लोग किस चीज को लाइक करते हैं, किस चीज को डिसलाइक करते हैं, ये सारी चीजें हमें मद्देनजर रखनी है। सो फोकस इसका किस चीज के ऊपर होता है, अंडरस्टैंडिंग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एंड कस्टमर्स नीड। टोटल फोकस इसका ये होता है हमने मार्केट को एनालाइज करके ये देखना है कि आया कि ये मार्केट हमारे लिए सूटेबल है भी या नहीं। सो ये एक आपको टेबल की फॉर्म में ये डिफरेंस पता चल जाएगा। जो 4Ps का फोकस था वो बिजनेस सेंट्रिक था। सो जो जरे वाला 5 Cs ऑफ मार्केटिंग जो है इनका फोकस असल में मार्केट पे होता है और कस्टमर सेंट्रिक होते हैं। 4Ps का मकसद कंपनी को स्ट्रॉन्ग करना होता है, बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करना होता है, लेकिन 5Ps ऑफ मार्केटिंग का जो फोकस होता है वो मार्केट और कस्टमर को एनालाइज करना होता है कि क्या वो मेरे लिए सूटेबल है या नहीं। सो मेन गोल की बात करते हैं, जो 4Ps ऑफ मार्केटिंग का मेन गोल होता है वो सेलिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होता है, लेकिन 5Ps ऑफ मार्केटिंग का मकसद अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट होता है कि भाई आपने सेल तो करना है, लेकिन जिस जगह आप सेल करने जा रहे हो चीज को वो जगह आपके लिए सूटेबल है या नहीं, उस जगह आप सरवाइव भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। उम्मीद आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। फिर आते हैं की एलिमेंट्स, इसके 4 एलिमेंट्स हैं, सिमिलरली 5 Cs के 5 एलिमेंट्स हैं।
तो 4Ps में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन है, और 5Cs के अंदर कंपनी, कंज्यूमर, कंपेटिटर, कोलैबोरेटर्स एंड क्लाइमेट आर कॉन्टेक्स्ट। सो अप्रोच क्या है? 4Ps टोटली इंटायरली फोकस करता है उन टेक्निकल जो आपके टैक्टिक्स हैं या सादा अल्फाज में आपके स्किल्स हैं कि आपने सेल कैसे करना इफेक्टिवली। बट जो 5Cs हैं वो टोटली फोकस करते हैं स्ट्रेटेजिक, जो आपका बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए टू एनालाइज द मार्केट। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो 4Ps हेल्प बिजनेसेस डेवलप एंड मार्केट दियर प्रोडक्ट के वो डेवलप करें और अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर दें। 5Cs क्या करता है? हेल्प्स बिजनेसेस टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द मार्केट। वो टोटली किसके ऊपर फोकस करता है? डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग के ऊपर, और ये करता है जिस मार्केट में आपने चीज को लेके जाना उस मार्केट को आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे और कैसे एनालाइज करेंगे, देन यू विल हैव टू फोकस ऑन द 5Cs। उम्मीद है मैंने ये डिफरेंस के जरिए से आपको पहले ये तो क्लियर करवाया होगा कि 5Cs हम पढ़े क्यों, 4Ps हमने क्यों पढ़े थे और 5Cs हम लोग क्यों पढ़े। अब हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं कि जब हम 5Cs में जो कंपनी का पहला C है, अगर हम उससे रिलेटेड तहकीक करना शुरू करें तो हम कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो उजरे वाला कंपनी जो कि बिजनेस है उसके हमने स्ट्रेंथ्स और कैपेबिलिटीज को इसमें देखना होता है। व्हाट इट इज, कंपनी एनालिसिस फोकसेस ऑन व्हाट ए बिजनेस डज बेस्ट, इट्स ब्रांड रेपुटेशन एंड यूनिक सेलिंग पॉइंट्स ने USP भी कहते हैं। तो ब्रांड की रेपुटेशन क्या, क्रेडिबिलिटी क्या, और आप कौन सी चीज बेस्ट करते हैं, और आपके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं। की फैक्टर्स इन कंपनी एनालिसिस, पहला जो ब्रांड आइडेंटिटी है, व्हाट मेक्स ए बिजनेस यूनिक, आप दूसरों से कैसे मुख्तलिफ हो। कोर स्ट्रेंथ्स, स्पेशल स्किल्स और सर्विसेज दैट यू आर ऑफरिंग एंड द अदर्स आर नॉट। If the others are offering, then how you will stand out of the box where all other companies are sitting. अब कैसे खुद को उनसे डिफरेंशिएट करोगे। प्रोडक्ट क्वालिटी, हाउ गुड आर यू ऑफरिंग, कितनी अच्छी चीज आप दे रहे हो और कितने अच्छे अंदाज में दे रहे हो, और आपकी चीज दूसरों से कैसे यूनिक है। कस्टमर सर्विस, हाउ वेल डज द बिजनेस हैंडल्स द क्लाइंट्स, आपका बिजनेस जो है क्लाइंट्स के साथ किस अंदाज में पेश आता है। और अगर आपकी जुबान ही इस तरह की दिल चीर कर रख दे तो भाईजान बिजनेस ना करें, मेहरबानी करें। सुजी वाला मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, हाउ डज इट रीच द कस्टमर, जो प्रोडक्ट आपने प्रिपेयर किया अब वो कस्टमर्स तक कैसे पहुंचेगी। तो हमने कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को भी देखना है, कस्टमर सर्विस को भी देखना है, प्रोडक्ट क्वालिटी को भी देखना है, कोर स्ट्रेंथ्स ऑफ द कंपनी को भी देखना है, और ब्रांड आइडेंटिटी को भी देखना है। मतलब कंपनी को स्ट्रॉन्ग करना है हमने। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं बाबा जी कुक की। अब बाबा जी कुक जो है उसकी ब्रांड आइडेंटिटी क्या है कि वेल नोन इन कैटरिंग विद 43 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसी के हरीफ के तौर पर देख.com हमारे बिल्कुल यहाँ पास है, करीब है, उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। उसकी ब्रांड आइडेंटिटी क्या है कि ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सर्विस स्पेशलाइजिंग इन बल्क फूड डिलीवरी। बाबा जी कुक भी यही कर रहा है। सो इन्होंने सबसे पहले शुरू किया था, बाबा जी कुक ने अब शुरू किया। सो ये जैसे कहते हैं हम लोग ये फर्स्ट मूवर्स हैं, इनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला हुआ है। कोर स्ट्रेंथ क्या जी, स्पेशलाइज्ड इन देग कुकिंग फॉर वेडिंग इवेंट्स एंड लार्ज गैदरिंग्स, मतलब ये देग पकाने में माहिर हैं। और इनकी कोर स्ट्रेंथ क्या है, ये ऑफर करते हैं प्री कुक्ड देग मीट्स फॉर इंस्टेंट डिलीवरी, करते ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने ऑर्डर देना, ठीक आधे घंटे बाद आपको देग मिल जाएगी। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या, यूज ऑथेंटिक स्पाइसेस एंड ट्रेडिशनल स्लो कुकिंग मेथड्स, और इनकी क्या मेंटेन हाइजीनिक या हाइजीन स्टैंडर्ड्स एंड कंसिस्टेंट टेस्ट, इनका टेस्ट कंसिस्टेंट है और इनके जो हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। सिमिलरली अब ये चीजें हमें इनसे लेके इसमें डालनी चाहिए, दोनों इसलिए तो कंपैरिजन करके बता रहा हूं कि अगर मेरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हाइजीनिक अंदाज के अंदर हम लोग प्रिपेयर नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं है हमें काम करने का। सिमिलरली कस्टमर सर्विस, ऑफर कस्टमाइज्ड मेन्यू एंड गारंटीड टेस्ट सेटिस्फेक्शन, और इनका क्या है जी, अब यहाँ पे जो हमारी कस्टमर सर्विस है, इजी ऑनलाइन ऑर्डरिंग एंड क्विक डिलीवरी।
सिमिलरली मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में ये फेसबुक मार्केटिंग करते हैं, मनी बैक गारंटी एड्स चलाते हैं। सिमिलरली ये करते हैं, ये एसईओ करते हैं और गूगल एड्स चलाते हैं। अब इन्होंने इनको देखा, इन्होंने एसईओ भी शुरू कर दी और गूगल एड्स चलाने भी शुरू कर दी और मार्केट को जो है वो अपने फेवर में लाना शुरू कर दिया। तो ये मैंने एक छोटा सा आपको कंपनी का एनालिसिस करके बताया। हमने प्लस फीचर्स देखने हैं, तो ये देखें, ब्रांड आइडेंटिटी देखी, कोर स्ट्रेंथ्स देखी, प्रोडक्ट क्वालिटी देखी, सारी चीजें बिल्कुल वही यहाँ पे हमने डिस्कस की हैं। फिर आता है जी दूसरा सी कस्टमर जो है, अब टारगेट मार्केट एंड बाइंग बिहेवियर। कस्टमर में हमने ये देखना कि हमने प्रोडक्ट सेल किनको करनी है और उनका बाइंग बिहेवियर कैसा है। तो कस्टमर एनालिसिस हेल्प्स बिजनेसेस टू अंडरस्टैंड हु देयर बायर्स आर, उनके खरीदार कौन है, उनकी तरजीहात क्या है, प्रेफरेंसेस एंड व्हाट मोटिवेट्स देम टू बाय द प्रोडक्ट, और कौन सी चीज उनको मुतहर्रिक करती है या मुहर्रिक है उनका कि वो हमारी प्रोडक्ट को बाय करें। तो की फैक्टर्स इन कस्टमर एनालिसिस आर, पहली बात डेमोग्राफिक्स। अब आपने एक चीज ही प्रिपेयर की है, फॉर एग्जांपल जो वॉकिंग स्टिक होती है जो बूढ़े लेके चल रहे होते हैं, जैसे हम पंजाबी या उर्दू में खूंडी कहते हैं, तो ज़ेरे वाला अब आप वो बेचना शुरू कर दें 17 साल 18 साल के बच्चों को, तो ये ज्यादती है। तो डेमोग्राफिक्स आपको ये बताती है कि अवाम की खुसूसियात किस तरह की हैं। डेमो मीन आपकी अवाम। सो इसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि आपकी जो टारगेटेड ऑडियंसेस है उनकी एज क्या होनी चाहिए, उनकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। अब प्रोडक्ट शहर के लोगों के लिए आप गाँव के लोगों को बेचना शुरू कर दें तो ये भी चीज ठीक नहीं है। एंड सिमिलरली उनकी इनकम क्या है, भाई जेब में पैसे होंगे तो पे करेंगे ना। अब आपकी जो प्रोडक्ट है वो पेड प्रोडक्ट है और आप जो आपके टारगेटेड ऑडियंसेस है, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो 18-19 साल की उम्र में पे करने के काबिल हो जाते हैं। अदरवाइज अक्सर तो अपने माँ बाप के खर्चे पे पाल रहे होते हैं। तो हमने उनको टारगेट करना जो पे भी कर सकते हो। फिर जी साइकोग्राफिक्स क्या है जी, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनके लाइफ स्टाइल्स क्या है, उनकी वैल्यूज, उनकी मॉरल्स क्या है, उन चीजों को भी आप मद्देनजर रखें। बाइंग बिहेवियर, हाउ दे मेक परचेजिंग डिसीजंस, वो मैं आप लोगों के साथ बड़ी ही डिटेल में अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। कस्टमर पेन पॉइंट्स, प्रॉब्लम दे नीड टू बी सॉल्व्ड। अगर आपको ये पता चल जाए तो आपके तो सारे मसाइल ही हल हो जाए। तो हमने कस्टमर पेन पॉइंट्स को देखना है, उनके बाइंग बिहेवियर को देखना है, उनके साइकोग्राफिक जो उनके बिहेवियर्स है उनको देखना, प्लस हमने उनके डेमोग्राफिक्स को देख के हम लोगों ने एनालाइज करना है अपने कस्टमर्स को। एग्जांपल क्या है, टारगेटेड ऑडियंस ऑफ बाबाजी कुक इज वेडिंग ऑर्गेनाइजर्स, इवेंट प्लानर्स एंड इंडिविजुअल होस्टिंग लार्ज गैदरिंग। जिन लोगों ने बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक गैदरिंग को जो है उन्होंने होस्ट करना हो, तो बाबाजी कुक उनको तलाश कर रहा है, इवेंट प्लानर्स को देख रहा है, ऑर्गेनाइजर्स को देखना है, या वो लोग जिन्होंने इंडिविजुअली कुछ बड़े लेवल पे खाना पका के सर्व करना हो उनको देखता है। अब ये टारगेटेड ऑडियंस जो देख.com की है वो ऑफिसेस को देखते हैं, हाउस होल्ड्स को देखते हैं, बिजनेस नीडिंग क्विक देख डिलीवरी, वो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। सिमिलरली जो पेन पॉइंट्स जो सॉल्व कर रही है, कस्टमर्स वांट डिलीशियस हाई क्वालिटी फूड एट रीजनेबल प्राइसेस। सिमिलरली जो देख.com है वो क्या करता है, दे आल्सो वांट टू डिलीवर आवर देयर कस्टमर वांट्स रेडीमेड फूड विदाउट हसल। वो नहीं चाहते कि उन्हें किसी किस्म की अफरा तफरी करनी पड़े और फिर उनको खाना मिले। वो कहते हैं बहुत कम हसल के ऊपर उनको अगर मिल जाए, अच्छा क्वालिटी का खाना मिल जाए। गुजरे वाला आप देखते हैं जी बाइंग बिहेवियर, तो कस्टमर्स प्रेफर रिकमेंडेशंस एंड वर्ड ऑफ माउथ। तो लोग यही देखते हैं कि इनको कौन कौन रेकमेंड कर रहा है और लोगों के इनके बारे में क्या रिव्यूज है। फिर देख.com क्या करता है जी, बाइंग बिहेवियर, कस्टमर सर्च ऑनलाइन एंड मेक इंस्टेंट परचेजेस बाय यूजिंग द एड्स। सो जी अब हम आगे मूव करते हैं। फार्मूला आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं, कस्टमर रिटेंशन रेट हम कैसे कैलकुलेट करते थे। ई क्या, नंबर ऑफ कस्टमर्स एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो जीरो एन क्या, न्यू कस्टमर्स एक्वायर्ड जो हमें मिले, और तो एस जो है नंबर ऑफ कस्टमर्स एट द स्टार्ट। इस पे काफी अच्छे तरीके से हम लोगों ने अपने 8 घंटे 20 मिनट के लेक्चर में हमने डिस्कशन की हुई है। 8वें लेक्चर में आप जाकर उसे देख सकते हैं। अगर CRR मतलब कस्टमर रिटेंशन रेट आपका 70% से अबव है, द बिजनेस हैज लॉयल कस्टमर बेस, उनके कस्टमर्स बहुत ही ज्यादा लॉयल है। अब हम बात करते हैं कंपेटिटर्स की या मार्केट राइवलरी एंड स्ट्रेटेजी। व्हाट इज इट? कंपेटिटर्स एनालिसिस हेल्प्स बिजनेसेस टू अंडरस्टैंड हु देयर राइवल्स आर, हाउ दे compete
एंड व्हाट एडवांटेजेस दे है, उनको कौन कौन से जो है वो एडवांटेजेस हासिल हैं, उनको कौन कौन से फायदे हासिल हैं, वो किस तरह कम्पीट करते हैं। आगे क्लाशनकोव पे और तोपे तो नहीं निकाल लेते कंपटीशन में, तो हाउ दे कम्पीट एंड व्हाट एडवांटेजेस दे हैव ऑन द अदर्स प्लस हु आर देयर राइवल्स। पहले पता चलेगा तो फिर हम ये चीजें देखेंगे। तो की फैक्टर्स इन कंपेटिटर्स एनालिसिस ये है कि डायरेक्ट कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं आपके, ऑफर द सेम प्रोडक्ट वो आपका डायरेक्ट कंपेटिटर होगा। इनडायरेक्ट कंपेटिटर आपका क्या होता है कि ऑफर्स अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, जो कि आपके प्रोडक्ट है इसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस वो देना शुरू कर दे। जैसे जूस वाले का जो है वो अल्टरनेटिव क्या है, वो दूध वाला है, या वो जैसे बाल का कुछ दूध वाले जो है वो आप लोगों को जो है वो दूध की बोतल भी देते हैं जिसके अंदर उन्होंने बड़े खुश्क मेवाजात और चीजें डाल के उसको बनाया हुआ होता है। तो वो अब जूस वालों का क्या है, वो इनडायरेक्ट कंपेटिटर है, तो ऑफर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। कंपेटिटिव एडवांटेजेस क्या है, व्हाट मेक्स ए बिजनेस बेटर देन देयर कंपेटिटर्स आर राइवल्स। तो यहां देख लेते हैं एक छोटी सी एग्जांपल। अब बाबा जी वर्सेस लोकल कैटरर्स। डायरेक्ट कंपेटिटर्स क्या है, वो लोग जो ऑफर कर रहे हो कैटरिंग की सर्विसेज इन पाकिस्तान और इस्लामाबाद। कंपेटिटर्स जो या कंपेटिटिव एज, अब यहाँ पे हमें क्या एज हासिल है दूसरों पे, तो 43 प्लस जो ईयर्स का एक्सपीरियंस है, हाई क्वालिटी फूड है, मनी बैक गारंटी जो हम देते हैं, ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। अब हम देख.com को देखते हैं वर्सेस उसके साथ दूसरे जो रेस्टोरेंट्स हैं। तो डायरेक्ट कंपेटिटर्स कौन है जी, इनके रेस्टोरेंट्स ऑफरिंग बल्क फूड और कंपेटिटिव एडवांटेज का फास्ट ऑनलाइन ऑर्डरिंग एंड इमीडिएट डिलीवरी। अब यहाँ पे जो पोर्टर्स 5 फोर्सेस जो स्कोर फॉर कंपटीशन है वो क्या जी, वही है कि इंडस्ट्री जो राइवलरी स्कोर है वो क्या, और जो सब्स्टिट्यूट जो अल्टरनेटिव है उनका क्या स्कोर, उसको 2 पे डिवाइड कर लो, आपको स्कोर मिल जाएगा। अब ये चीजें कहां से आएंगी, थोड़ी देर में आगे जाके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इफ कंपेटिटर स्ट्रेंथ जो है ना आपकी वो ग्रेटर देन 80% आ रही है, द इंडस्ट्री इज हाईली कंपेटिटिव, बहुत सख्त मुकाबला होगा आपका। तो कोलैबोरेटर्स आर बिजनेस पार्टनर्स दैट हेल्प कंपनीज टू ऑपरेट स्मूथली। की फैक्टर्स क्या है, आपने सप्लायर्स को देखना, हु प्रोवाइड रॉ मटेरियल, डिस्ट्रीब्यूटर्स हु हेल्प टू डिलीवर द फाइनल प्रोडक्ट, एंड रिटेल एंड ऑनलाइन पार्टनर्स जो है हु सेल द प्रोडक्ट दैट यू आर सेलिंग आल्सो। सो उजरे वाला अब हम यहाँ चलते हैं जी, थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। बाबा जी कुक जो है उसके सप्लायर्स कौन से हैं, बाय फ्रेश मीट, राइस, स्पाइसेस फ्रॉम द लोकल मार्केट। डिस्ट्रीब्यूटर्स यूजेस वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग एंड लोकल कॉन्टेक्ट्स फॉर इवेंट बुकिंग। बट अब ये सारा चेंज हो गया है, ये पहले था हमारा, क्योंकि हमने अब इसको चेंज किया है। सो देख.com जो है उसके सप्लायर्स वर्क्स विद द रेस्टोरेंट्स एंड शेफ्स टू प्रिपेयर द फूड। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है यूज करते हैं ओनली डिलीवरी सर्विसेज एंड थर्ड पार्टी एप्स। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, जिस वजह से ये कंपनी जो है तरक्की कर रही है, और अब ये भी तरक्की के रास्ते पे हमने एनालिसिस करके डाल दी है। सो क्लाइमेट, मार्केट कंडीशंस एंड ट्रेंड, मार्केट की क्या हालात हैं और उसके अंदर ट्रेंड्स क्या हैं, लोग किस तरफ जा रहे हैं, ऊंट किस डगर बैठेगा। सो व्हाट इज इट, क्लाइमेट एनालिसिस लुक्स एट एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस। ये क्या देखता है, उन एक्सटर्नल इफेक्ट्स को देखता है जो, या फैक्टर्स को देखता है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, सच एज इकोनॉमिक कंडीशन, कहते हैं मंडी जो है मंदी जा रही है, सही नहीं जा रही, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, लीगल रूल्स क्या है, और टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स क्या है। की फैक्टर्स इन क्लाइमेट एनालिसिस, इकोनॉमिक ट्रेंड्स, महंगाई किस तरह की है, लोगों की आदत किस तरह की है खर्च करने में, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ऑनलाइन पेमेंट्स आ गई हैं, फूड डिलीवरी एप्स आ गए हैं, लेकिन जिन लोगों ने देर से इसको चूज किया वो बहुत पीछे रह जाएंगे। रेगुलेटरी फैक्टर्स क्या है, फूड सेफ्टी लॉज, ये सारी चीजें हमें कंसीडर करनी पड़ती हैं। लेकिन ये एक और स्लाइड आप देखें, क्लाइमेट इंक्लूड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस परफॉर्मेंस। की फैक्टर्स में इकोनॉमिक ट्रेंड्स आते हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, जीडीपी ग्रोथ है, ग्रॉस डोमेस्टिक जो आपका प्रोडक्ट है उसकी ग्रोथ है। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, टैक्स पॉलिसीज, जैसे पाकिस्तान के अंदर तो जैसे कहते हैं तेल निकाल देते हैं बंदे का टैक्स लगा लगा। तो सोशल एंड कल्चरल ट्रेंड्स, चेंजिंग
कंज्यूमर बिहेवियर एंड एथिकल कंसर्न्स। दोबारा देख लें, कल्चरल ट्रेंड्स क्या है, वहां पे एथिकल कंसर्न्स क्या है, और दूसरा जो आपके कंज्यूमर का बिहेवियर है उसमें चेंज कितना जल्दी आ जाता है। ये आपने लाजमन देखना है। आपकी प्रोडक्ट की सेल टोटली आपके कंज्यूमर के बिहेवियर पे डिपेंड कर रही होती है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एआई ऑटोमेशन, क्या आप इसकी तरफ भी जा रहे हैं या नहीं जा रहे? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज। अब हमने ये भी तो देखना कि आया कि हमारा जो सिस्टम है वो सस्टेनेबल है या नहीं है, और मौसम भी किस तरह का रहता है। सो एग्जांपल, कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन ई-कॉमर्स, द पेंडेमिक led to surge in online shopping, forcing businesses to adopt. अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब बाबा जी को क्या फेस करना पड़ रहा है जी? डे बाय डे इंक्रीजिंग प्राइसेस को, फिर सुन ले, राइजिंग फूड प्राइसेस मेक ए कॉस्ट कंट्रोल क्रूशियल। बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। रेगुलेशन मस्ट कंप्लाई विद द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। आपको फूड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स उनके मुताबिक पूरा उतरना पड़ेगा। देख.com, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? ऑनलाइन फूड डिलीवरी इज ग्रोइंग इन पाकिस्तान, जो कि हमें भी अब इस पे फोकस करना चाहिए कि हमें भी ऑनलाइन डिलीवरी देनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स क्या? यूज एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग टू ड्राइव द सेल्स। फार्मूला, अब मैं इसको पेस्टल कहता हूँ, पेस्टल। अब ये टोटल 6 फैक्टर्स के मिलने से बना। इन तमाम फैक्टर्स को पहले हम कैलकुलेट करते हैं और फिर 6 पे ऐड करने के बाद डिवाइड करते हैं, हमें पेस्टल स्कोर मिल जाता है। अगर किसी भी कंपनी का पेस्टल स्कोर 30% से ऊपर आता है तो द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज फेवरेबल टू वर्क। तो अब ये जो पी है, ई है, एस है, टी ई एल जो है, ये क्या है? चलिए ये इनको भी देखते हैं। तो पेस्टल इंपैक्ट स्कोर जो है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अभी और भी आगे आएगी, जिसको हम मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। नो प्रॉब्लम, यहां से देखते जाते हैं आस्ता आस्ता। तो द पेस्टल इंपैक्ट स्कोर इज ए वे टू इवैल्यूएट एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग ए बिजनेस। हमने पता करना जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं हमारे बिजनेस को किस तरह अफेक्ट करते हैं। इट मेजर्स द ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट बाय एनालाइजिंग 6 की फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या? पॉलिटिकल फैक्टर, सियासतदान तो तंग नहीं करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स, महंगाई तो नहीं है। सोशल फैक्टर्स, सिमिलरली टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड लीगल फैक्टर्स। इनको सबको सामने मद्देनजर रख के हमें काम करना पड़ता है। ये मैं आपको बताया था, क्लाइमेट चेंज में हम लोगों ने इस चीज को देखना। सो जी ये है सारा कुछ और ये इसका फार्मूला आपको नजर आ रहा है। लेकिन अब यहां देखें, ईच ऑफ दीज फैक्टर्स इज रेटेड। जैसे हम रेटिंग नहीं देते, फ्रॉम 0 to 100 स्केल एंड द पेस्टल स्कोर इज कैलकुलेटेड। आगे चलते हैं, ब्रेकिंग डाउन द फार्मूला, ईच फैक्टर जो पेस्टल में है इज असाइन्ड ए स्कोर बेस्ड ऑन इट्स इंपैक्ट ऑन द बिजनेस। उसका क्या असर है बिजनेस के ऊपर, उसी की बेसिस के ऊपर हम लोग हर फैक्टर को एक स्कोर असाइन कर। द एवरेज ऑफ दीज 6 स्कोर्स गिव्स द पेस्टल इंपैक्ट स्कोर। ये देखें, ये इसका जो एवरेज होगा वो हमें पेस्टल इंपैक्ट स्कोर जो है वो दे देगा। If the final score is greater than 70%, it means that the external environment is favorable for the business growth. If the score is less than or below 50%, it means that external conditions are challenging and need attention. Step by step calculations हमने करनी है example के जरिए से. Let us apply this to a real scenario, such as Baba ji cook to check if the external environment is favorable or not. Political जो सिचुएशन है उसको 100 के में से 65 हमने स्कोर असाइन किए हैं, किसी बंदे ने असाइन किए हैं। ये सारे जैसे इकोनॉमिक कंडीशन को इतने मिले हैं फ्रॉम द स्केल ऑफ 0 to 100। सिमिलरली टेक्निकल में देखें आप स्कोर, इन्वायरमेंटल में ये स्कोर है, लीगल में ये स्कोर है। साथ साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड फूड बिजनेस आर स्टेबल, तो फिर हम उसमें देखेंगे अच्छी है नहीं है, स्टेबलाइज्ड है या नहीं है। अब जो इकोनॉमिक उसमें इन्फ्लेशन इंक्रीज या डिक्रीज फूड फॉर द फूड कॉस्ट को देखा जाता है, making it harder to maintain the profit margins. So social में क्या, demand for catering services is high due to the cultural traditions in Pakistan and भारत, तो ये इस वजह से चलता है। टेक्नोलॉजिकल जो इसके अंदर अमेंडमेंट्स हैं वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन ऑर्डर्स आर हेल्पिंग बिजनेसेस टू ग्रो। फिर इन्वायरमेंटल में क्या आता है कि वेदर कंडीशन समटाइम इफेक्ट द आउटडोर कैटरिंग। So, जो फूड सेफ्टी लॉज आर क्लियर एंड मैनेजेबल, क्या वो क्लियर भी हैं और मैनेजेबल भी हैं या नहीं है। तो हम लोग इन तमाम चीजों को यहाँ से पकड़ते हैं, एड अप करके 6 में डिवाइड कर देते हैं, हमें पेस्टल स्कोर मिल जाएगा। कितना है, 67.5 आया। दिस मीन ये अभी भी बेटर है।
Since the score is 67.5%, the environment is moderately favorable, but economic challenges, inflation need to be managed. अब यहाँ देखते हैं कि हाउ टू यूज पेस्टल स्कोर. अगर ये जो हम स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर जो स्कोर है वो 70% से ज्यादा है, तो द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज फेवरेबल फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, इन्वेस्ट इन मार्केट, हायरिंग एंड न्यू सर्विसेज. इफ स्कोर इज मॉडरेट 50 to 70% है, तो फिर द बिजनेस कैन ग्रो बट सम चैलेंजेस एग्जिस्ट. अगर मॉडरेट है तो फिर कुछ चैलेंजेस का उसको सामना करना पड़ेगा. फोकस ऑन सॉल्विंग वीकनेसेस, जैसे कॉस्ट कंट्रोल है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स हैं, इन चीजों पे काम करना चाहिए अगर आप मॉडरेट स्कोर रखते हैं. इफ द स्कोर इज लो देन 50%, देन द environment is high risky and business strategy must be adopted. अगर आप लोग चाहते हैं तरक्की करना, तो environment जब भी आपको पता चले कि स्कोर जो है पेस्टल का स्कोर लेस देन 50% है, तो the environment is high risky and business strategy must be adopted. तो आपको बिजनेस जो स्ट्रेटेजीज है उनको भी अडॉप्ट करना चाहिए. एंड सिमिलरली आपको ये भी पता चल जाना चाहिए कि आपका जो काम है वो थोड़ा रिस्की है. Identify the biggest risk and create contingency plan. तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइडेंटिफाई करना है उन बड़े बड़े खतरात को जिनको आपको फेस करना पड़ सकता है, और फिर आप क्या कर सकते हैं, आप उजरे वाला कॉन्टीजेंसी प्लान जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कॉन्टीजेंसी प्लान है ये क्या है. तो एक contingency plan is proactive strategy that outlines the steps to take in response to the potential future events or emergency. तो emergencies के नतीजे में हम लोगों ने किस तरह के steps उठाने और उनको हमने फॉलो करना, वो सारी की सारा आपका contingency plan होता है. अब उधर वाला how to calculate जो है वो पेस्टल जो है उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ये तो मैंने बताया कि हाँ जी यहाँ पे हमने फार्मूले में पुट करना. तो ये अब ये 65, 55 ये कहाँ से आएगा, ये यहाँ पे टेबल में आपको नजर आ रहा है. ये स्कोर कहाँ से आएगा, तो ये स्कोर जो है ये इस यहाँ से आएगा. टू कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल एंड लीगल जो फैक्टर्स है, तो बिजनेसेस यूज ए स्कोरिंग सिस्टम बेस्ड ऑन रिसर्च, एक्सपर्ट ओपिनियंस, सर्वेस एंड हिस्टोरिकल डाटा. तो ये सिंपल मेथड इज टू स्कोर ईच फैक्टर फ्रॉम 0 to 100. तो अब इसकी डिस्क्रिप्शन जो 0 से 100 तक आपकी स्कोरिंग है उसकी डिस्क्रिप्शन नीचे आ रही है कि अगर किसी भी फैक्टर को, चाहे पी को, ई को, जो स्कोर है वो 0 to 20 मिल जाए वो वेरी अनफेवरेबल है. 21 to 40 मिल जाए समवट अनफेवरेबल, लेकिन 41 to 60 मिल जाए तो न्यूट्रल है, और 61 से 80 तक करें तो वो फेवरेबल, और 81 से 100 तक हो तो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है. Here is a step-by-step guide to calculate each value. अब ये पॉलिटिकल फैक्टर्स आ गए. पॉलिटिकल फैक्टर्स में गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस है. हाउ टू मेजर इट, चेक गवर्नमेंट पॉलिसीज, आर दीज रेगुलेशंस दैट फेवर और रिस्ट्रिक्ट द कंपनी और इंडस्ट्री और द बिजनेस. तो स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, इज देयर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आर डू फ्रीक्वेंट पॉलिसी चेंजेस जो इम्पैक्ट है वो उनके ऊपर जो है वो लागू होते हैं, कब क्या हो जाए को पता नहीं है. टैक्स लॉज और जो सब्सिडीज हैं अब वो किस तरह की हैं, तो आर टैक्सेस हाई आर लो फॉर योर इंडस्ट्री, उनको भी देखना है. तो जो वाला ट्रेड पॉलिसीज जो है, इफ इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग, आर देयर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस आर बेनिफिट्स. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे या उस पर रिस्ट्रिक्शंस है वो सारी देखनी पड़ेंगी. सोर्सेज टू गेट द डाटा, गवर्नमेंट वेबसाइट्स को देख लें, FBR को देख लें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को देखें, वहां से डाटा कलेक्ट करें. बिजनेस न्यूज को देखें, जितनी भी यहाँ अखबारों को मैंने नाम लिखे उनको पढ़ें, और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, IMF और लोकल जो बिजनेस चैम्बर है वहां से जो आपको इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स मिलती हैं उनको भी थोड़ा सा आप देखें. एग्जांपल फॉर बाबा जी को, गवर्नमेंट प्रोवाइड सम सपोर्ट फॉर स्मॉल बिजनेसेस बट हैव रिस्ट्रिक्ट टैक्स पॉलिसीज. इसका स्कोर कितना आ गया, 65 आउट ऑफ 100. अब यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इज द गवर्नमेंट स्टेबल और अनस्टेबल, ये सारे क्वेश्चंस के हमने आंसर्स तलाश करने हैं. बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज हैं या नहीं, आर पॉलिसीज सपोर्टिंग बिजनेस ग्रोथ आर नॉट, ट्रेड एंड टैक्स लॉज, आर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्सेस फेवरेबल या टैक्स फ्री हैं, तो वहां बिजनेस अच्छा होगा. रेगुलेटरी बर्डन,
आर देयर टू मेनी रेगुलेशन आर रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस फॉर द बिजनेस, तो फिर ना करो, छोड़ दो। अब ये 4 फैक्टर्स को हमने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ देखें 100 में से इसको 70 स्कोर मिल गया, इसको 60 मिल गया, इसको 50 मिल गया और इसको 80, इन सबको एडअप करके 4 पे डिवाइड कर दें, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी पॉलिटिकल फैक्टर की। सिमिलरली इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर क्या आता है, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स, यानी महंगाई कितनी है, हाई इन्फ्लेशन मीन हायर कॉस्ट, ये हमारी फेवर में नहीं है। कंज्यूमर स्पेंडिंग, डू पीपल हैव मनी टू स्पेंड ऑन योर प्रोडक्ट्स आर नॉट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इफ हाई, अगर लोग बेरोजगारी का शिकार है और उसका जो रेट है वो काफी हाई है, पीपल मे स्पेंड लेस ऑन नॉन एसेंशियल सर्विसेज। सिमिलरली एक्सचेंज रेट्स जो है ये अफेक्ट करता है बिजनेस रिलाइंग ऑन द इंपोर्टेड मटेरियल। सो सर्विसेज टू गेट डाटा, अब आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ले लो, आप फेडरल रिजर्व की जो आपकी वेबसाइट है वहां से ले लो, या उसके ऑफिस से जाके ले लो, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड IMF आप वहां से ले लो, बिजनेस एंड फाइनेंशियल न्यूज वेबसाइट्स जो है वहां से ले लो। अब यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल भी यहाँ पे नीचे आ रही है कि फूड कॉस्ट इंक्रीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेशन मेकिंग ऑपरेशंस हार्डर, और ये यहाँ पे हमने स्कोर दे दिया। और सिमिलरली यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली इसकी कैलकुलेशंस मिल जाएंगे। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट, हायर इन्फ्लेशन मतलब लोअर स्कोर है, जितनी महंगाई होगी उतना इकोनॉमी जो है वो खराब होगी, स्कोर कम आएगा। इंटरेस्ट रेट, हाई लोन इंटरेस्ट लोअर, आपको जो है वो स्कोर मिलेगा। कस्टमर स्पेंडिंग पावर, हाई स्पेंडिंग मीन हाई स्कोर। और उसके बाद एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, फॉर एग्जांपल अब ये एक्सचेंज रेट क्या होता है कि एक पैसे की या एक टाइप की मनी की दूसरी टाइप की मनी की जुबान में जो प्राइस है उसको हम लोग एक्सचेंज रेट कहते हैं। जैसे आपके पास डॉलर्स पड़े हैं और आप जाते हैं उनको रुपीस में कन्वर्ट करवा के ले आते हैं, तो $1 कितने रुपीस का है। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। अब वो चीज स्टेबल है या नहीं है, पाकिस्तान में तो स्टेबल बहुत कम में नहीं है, तो ये स्कोर्स असाइन हुए, इन सबको ऐड करके इसका भी निकाल लिया। सिमिलरली अब सोशल जो है फैक्टर, वो क्या इसमें कल्चर को भी देखना है, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को भी देखना है। तो हाउ टू मेजर कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को देखें, इज देयर डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट और नॉट। डेमोग्राफिक्स में आपने एज देखनी है, जेंडर देखना है, इनकम लेवल देखना है ऑफ योर टारगेटेड ऑडियंस। फिर लाइफस्टाइल ट्रेंड्स जो है, आर पीपल चेंजिंग देयर ईटिंग बिहेवियर्स और हैबिट्स, एग्जांपल गिवन हेल्थियर फूड ट्रेंड्स जो है उसकी तरफ लेके जाएं। सोर्सेज वही चीज है कि आप मार्केट रिसर्च करें और उसके जरिए से डाटा कलेक्ट करें, और सोशल मीडिया जो ट्रेंड्स हैं जैसे गूगल ट्रेंड्स पे देखें, और फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स के ऊपर आप जाके देखें, तो उससे भी आपको डाटा मिल जाएगा। लोकल कंज्यूमर सर्वेस भी आप कंडक्ट करवाएं। और एग्जांपल बाबा जी कुक की ले रहे हैं कि हाई डिमांड फॉर कैटरिंग सर्विसेज ड्यू टू कल्चरल ट्रेडिशंस एंड वेडिंग। स्कोर कितना आ गया, 80 आउट ऑफ 100। सो अब हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे, इन्हीं सारी चीजों को हम क्या करेंगे, इनको क्वांटाइज करके यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे पुट किया पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है एंड इनकम लेवल क्या, हाई मिडिल क्लास बेटर स्कोर है। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस फॉर योर इंडस्ट्री, हाई डिमांड इज इक्वल टू बेटर स्कोर। अब कंज्यूमर्स जो हैं आपकी इंडस्ट्री को कितना प्रेफर करते हैं, इससे भी हम एक स्कोर कैलकुलेट करेंगे। कल्चरल एंड लाइफस्टाइल ट्रेंड्स, तो डज योर प्रोडक्ट और सर्विस फिट लोकल कल्चर आर नॉट। अगर फिट करती है चलेगी, नहीं करती तो नहीं चलेगी। तो जो जरूरी वाला सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ योर बिजनेस आर देयर कल्चरल और रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस आर नॉट। इन सारों के हमने स्कोर कैलकुलेट करने और इनको यहाँ पे डाल के 4 पे डिवाइड कर देना। एडअप करने के बाद आपको इसका भी स्कोर मिल जाएगा। फिर आ जाती है टेक्नोलॉजी, उसके क्या इम्पैक्ट है। तो फिर अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, इज योर इंडस्ट्री यूजिंग डिजिटल टूल्स फॉर मार्केटिंग एंड ऑपरेशन वर्क्स। अगर नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। ई कॉमर्स ग्रोथ कैन कस्टमर्स ऑर्डर ऑनलाइन आर नॉट। तो फिर तो मजेदार चीज है, नहीं कर सकते तो फिर आप पीछे रहेंगे। ऑटोमेशन एंड एआई का यूज, आर देयर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स दैट इंप्रूव एफिशिएंसी। क्या कुछ इस तरह की चीज है जिससे हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए। सोर्सेज टू गेट द डाटा, वही चीज है इंडस्ट्री रिपोर्ट्स इन द टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। तो गूगल ट्रेंड्स एंड डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, मेटा एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, इससे भी आप पता कर सकते हैं। बिजनेस सक्सेस स्टोरीज जो है वो भी इसका एक जैसे कहते हैं सोर्स है इन्फो का। तो एग्जांपल वही बाबा जी को किया है कि
The digital marketing is helping businesses to grow, but many traditional caterers are slow to adopt it. इस वजह से नुकसान उठाते हैं। तो ये नीचे इसका स्कोर डाल दिया। सिमिलरली अब उधर वाला इसके हम कैलकुलेशंस देखते हैं कि डिजिटल अडॉप्शन, डज द बिजनेस यूज ऑनलाइन ऑर्डरिंग और नॉट। सिमिलरली ऑटोमेशन है। सिमिलरली इंडस्ट्री इनोवेशन है, क्या आप बेटर कर रहे हैं, दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर जो टेक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इज द कंट्री इक्विप्ड विद द गुड इंटरनेट एंड डिजिटल टूल्स, क्या वहां पर इंटरनेट अच्छा चलता है, क्या वहां पर जो टेक्नोलॉजी है वो तरक्की कर रही है, और उसके बाद वो बिजनेस जो है ऑनलाइन मौजूद है या नहीं है। 4 फैक्टर्स को ऐड करके 4 पे डिवाइड करेंगे, रिजल्ट हमें मिल जाएगा। सारा कुछ यहाँ पे देखें, नंबर आ गए। यहाँ देखें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर सस्टेनेबिलिटी एंड नेचुरल फैक्टर्स जो हैं वो क्या जी, वेदर एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। सब अगर यहाँ पे बारिश लगी हो और फिर हमें कैटरिंग का काम करना पड़े, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वेदर एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट्स, डज क्लाइमेट अफेक्ट द बिजनेस आर नॉट। जैसे सीजनल काम होते हैं, जैसे आइसक्रीम का काम है, सीजनल काम है, तो क्या क्लाइमेट उसको इफेक्ट करता है या नहीं करता। गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑन द एनवायरनमेंट, आर देयर स्ट्रिक्ट रूल्स ऑन द वेस्ट डिस्पोजल एंड पोल्यूशन एटसेट्रा वगैरह वगैरह, तो रूल्स को भी देखना पड़ेगा। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस या प्रेफरेंस फॉर सस्टेनेबिलिटी, आर कस्टमर्स डिमांडिंग इको फ्रेंडली सर्विसेज आर नॉट। कुछ लोग कॉन्शियस हैं, वो नहीं लेते। जैसे मैं किसी शॉप पे जाता हूँ तो मैं मोमी शॉप पर नहीं लेता। सोर्सेज तो क्या डाटा, गवर्नमेंट एनवायरमेंटल एजेंसीज को देखें, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स को देखें, क्लाइमेट जो डाटा है उसको देखें। एग्जांपल वही बाबा जी कुक की है कि आउटडोर कैटरिंग इवेंट्स आर समटाइम अफेक्टेड बाय द रेन और द वेदर। सो स्कोर इसका 60 आ गया। तो यही चीज वापस यहाँ पे कैलकुलेट हुई है जो मैंने आपको बता दी, इसको गौर से रोक के देखें, वही चीज है। सिमिलरली लीगल में क्या देखेंगे, बिजनेस लॉज, और वहां पे जो लाइसेंस लेना है या परमिट्स लेना है वो जरूरी है या नहीं है। फिर जो एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं, आर लेबर लॉज स्ट्रिक्ट आर नॉट। लेबर के साथ ज्यादती करोगे तो फिर आउटपुट में रिटर्न में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। तो इसके अंदर हम लोग ये भी देखते हैं कि फूड सेफ्टी लॉज किस तरह के हैं। क्या कोई, दोबारा से यहाँ से रिकॉर्ड करो, यहाँ से वापस रिकॉर्ड कर लो। फूड सेफ्टी लॉज, आर देयर रेगुलेशंस रिगार्डिंग फूड क्वालिटी एंड हाइजीन। सेहत से रिलेटेड कोई मामला है, कोई कानून है या नहीं है। सोर्सेज वही हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, इंडस्ट्री कंप्लायंस रिपोर्ट्स हैं, बिजनेस एंड लीगल कंसल्टेंट्स हैं। नीचे वही एग्जांपल आ गई बाबा जी कुक की, क्लियर फूड सेफ्टी लॉज एग्जिस्ट बट कंप्लायंस इज मैनेजेबल, सो देयरफॉर द मार्क्स आर 75। वही चीज अब यहाँ पे डिस्कस हो रही है जो मैंने यहाँ पे की है, वही यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर अंदाज में डिस्कस करके आपको यहाँ पे रिजल्ट दे रहे हैं। अब यहाँ पे फाइनल में आपने वो सारे स्कोर्स यहाँ पकड़ने, एडअप करने और 6 से डिवाइड कर देना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब उधर वाला ये नंबर जो है हमारे पास आने के बाद हमें ये समझ आती है कि सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स आर स्ट्रॉन्ग, एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड स्लो टेक अडॉप्शंस आर रिस्क्स। तो ये आपके रिस्क्स हैं। सिमिलरली ये वही चीज है जो मैंने एक दूसरी एग्जांपल के लिए आपको करके दी है। तो ये क्या बता रही है, बता रही है कि बाबा जी को इज इन ए डिसेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, जिसे हम इकोनॉमिक फैक्टर कहते हैं, इज ए चैलेंज and should be managed। गुजरे वाला प्रोज एंड कॉन्स कौन कौन से 5 C's को अंडरस्टैंड करने के, तो पहला ये है जो प्रोज में आता है, इसके फायदे ये हैं कि प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इन द मार्केटिंग। अब देखिए 5 C's को हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया, तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपको मिल रही है। हैव द बिजनेसेस मेक डाटा ड्रिवन डिसीजंस, बिल्कुल ऐसा है। आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स एंड द वीकनेसेस बिफोर लॉन्चिंग द कैंपेन्स। तो आपको कैंपेन लॉन्च करने से पहले ही अपनी जो खूबियां और खामियां वो पता चल जाएंगी। कवर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस। सो कौन सा रिक्वायर्ड टाइम एंड रिसोर्सेज फॉर डिटेल्ड एनालिसिस, टाइम तो लगेगा। मे नॉट अकाउंट फॉर रैपिड मार्केट चेंजेस, सडन क्राइसिस जो आ जाते हैं उसके लिए क्या होता है कि ये अकाउंट फॉर नहीं करता, उसके लिए जवाब दे नहीं है। ओवर रिलायंस ऑन द फ्रेमवर्क कैन लीड टू रिजिड स्ट्रेटेजीज। क्या मतलब है, जरूरत से ज्यादा इस पे भरोसा करना आपको बहुत ही सख्त किस्म की जो स्ट्रेटेजीज है उनकी तरफ लेके जा सकता है। रिलेटेड थ्योरीज, अगर आप चाहते हैं इसको मजीद डिटेल में समझना तो इससे रिलेटेड थ्योरीज को पहले पढ़ें फिर यहाँ पे आए। इसमें स्वॉट एनालिसिस मैंने आपको पढ़ाया था, पेस्टल एनालिसिस आज पढ़ा दिया, और पोर्टर 5 फोर्सेस भी आपको इंशाल्लाह मजीद इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो यही है जी कंक्लूजन के वाई 5 C's मैटर।
5 C's of marketing provide a structured approach to analyze the business environment. Mastering this framework helps the businesses understand their strengths and weaknesses, identify customer needs, outperform competitors, build strong partnerships and adopt market changes. इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।